हाँ जी, तो 12th क्लास के बोर्ड्स का जो एग्जाम है कल है इंग्लिश का पेपर, और मैं आपको एग्जाम से पहले वीडियो बना के दे रहा हूँ शॉर्ट, जो आप देखेंगे तो पक्का पक्का आपके एग्जाम में इंप्रूवमेंट आएगी। जिसमें पहला जो पार्ट है वो एक टॉपर की आंसर शीट दिखाऊंगा, जिस बच्चे ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था। क्या आपका लिखने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के एग्जाम के अंदर, पहली चीज। दूसरा, आपका पेपर कहां से आएगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स आएगा, वो ऑलरेडी आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो इंपॉर्टेंट चीज कुछ ऐसी होती है कि आपके सभी चीजों में ऑप्शंस आते हैं। नोटिस के अंदर भी आपके पास चॉइस होती है, उसके बाद इनविटेशन के अंदर भी आपके पास चॉइस होती है। लेटर में भी दो तरह की कैटेगरी के लेटर हैं, जैसे जॉब है, एडिटर है, आर्टिकल है और रिपोर्ट है। तो थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा, और जो हमारे इंग्लिश के टीचर है वो भी आपको इसी वीडियो के एंड में आके हेल्प करेंगे कैसे पेपर को बताना है। मैं आपको बताता हूं कि टॉपर कैसे आंसर शीट किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करते हैं, और एग्जाम से एक दिन पहले क्या हमारा माइंडसेट होता है और वो किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए 3 घंटे के दौरान। तो देखिए, फटाफट से पहले मैं बता दूं आपको कि जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि सेक्शन जो ए आएगा आपका वो आएगा 22 मार्क्स का, और जो अनसीन पैसेज और केस बेस्ड जो पैसेज आता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 12 और 10 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपके पास सभी के अंदर चॉइसेस मिलेंगी आपको, जैसे नोटिस आएगा तो नोटिस के अंदर भी चॉइस मिलेगी। जो आपको कुछ ऐसा टॉपिक मिले जो आपने पहले पढ़ रखा है या लिख रखा है वही आप सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आता है इनविटेशन का ऑफर, इनविटेशन जो लेटर आता है आपका वो भी आप बताएंगे। लेटर आता है जो आपको जॉब और एडिटर वाला, इसमें आपके पास ऑप्शन आता है। क्वेश्चन में ऑप्शन देखने के बाद आप देखिए जिस चीज की प्रैक्टिस करके गए वही आप अटेम्प्ट करें। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास ऑप्शन आता है, जो आपको अच्छे से आती है वो करना। सेक्शन सी जो आपका आता है वो 40 मार्क्स का आता है, तो ये आपने जो देख रखा होगा बुक से रिलेटेड वही आता है इसमें। मैं आता हूं फटाफट से कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन पैटर्न में सबसे पहले सेक्शन ए होता है, बच्चे ने ए से स्टार्ट किया है, और जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के ए का ए पार्ट है, ये ABCD पार्ट, तो उसी पैटर्न में बच्चे ने लिखा हुआ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा हुआ है। अगला आंसर जहां से शुरू कर रहा है वहां से उसने लाइन डाली हुई है, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। एटलीस्ट आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 से 3 लाइन आपको छोड़नी है, और कोई भी आंसर आपको यहां से, जैसे पेज जहां पर खत्म हो रहा है यहां से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है। आपको हमेशा फ्रेश पेज लेना है, और अगर आंसर शीट कम पड़ती है वो एडिशनल मिल जाती है। खाली खाली नहीं छोड़ना, लेकिन आपको एंड से स्टार्ट नहीं करना है। और कोशिश करिएगा कि आप आंसर नंबर यहां पर लिखें मिडिल में, क्योंकि जब आपकी आंसर शीट्स आप टाई अप कर देते हो या स्टेपल कर देते हो तो वहां पर फंसे रहते हैं कि आपका आंसर नंबर यहां से कोने से निकालना पड़ता है। तो आपको कोशिश करिए कि आप आंसर नंबर बिल्कुल मिडिल में लिखें आंसर शीट के हर एक पेज पे जो भी आंसर लिखने वाले हैं। जैसे इस बच्चे का आप देखिए, उन्होंने टॉपिक जो है बिल्कुल मिडिल में समझाया है। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है, उसके बेनिफिट्स लिखे हैं, शायद ये नोट मेकिंग उन्होंने बच्चे ने बनाई है, और कितने सुंदर तरीके से बनाई है। राइटिंग मैटर नहीं करती है, बहुत ज्यादा स्लो मत लिखना, बस स्पेसिंग का ध्यान रखना कि आपको घुचड़ मुचड़ नहीं करना है पेपर के अंदर, और बार बार क्रॉसिंग नहीं करनी है। उसके बाद ये उन्होंने सेक्शन ए पार्ट किया, देखिए समरी बनाई है बच्चे ने, कितनी अच्छी समरी बनाई है। टॉपिक यहां पर लिखा है, यहां पर बताया कि हम समरी बना रहे हैं, उस समरी की हेडिंग दी है आपको, और बहुत बढ़िया तरीके से यहां से उसने बच्चे ने शुरू किया है सेक्शन नंबर सी, और यहां पर सेक्शन सी के अंदर उसने बताया कि आंसर राइटिंग में भी उन्होंने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हर एक आंसर को अंडरलाइन करेंगे, मतलब आपका जो आंसर आप लिख रहे हैं बुक के अंदर, मतलब ये सेक्शन ए पार्ट और बी पार्ट के लिए नहीं है, ये सेक्शन सी पार्ट के लिए है कि जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें जो जो आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं कि ये मेन आंसर से रिलेट करते हैं, पूरे आंसर को अंडरलाइन नहीं कर देना कि यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, वो देख लेगा अपने आप। आपको मेन टॉपिक पर अंडरलाइन करना है कि जो आपकी लाइन है, जैसे आप देख रहे हो हर एक पैराग्राफ के अंदर उन्होंने 1 से 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स इस तरीके से अंडरलाइन किए कि हाँ ये वाला, और एक जगह तो देखो उन्होंने हिमसेल्फ को भी अंडरलाइन किया है। तो हो सकता है बच्चे ने की स्ट्रेटेजी अपनाई हो, और हर एक टीचर एक एक आंसर तो पढ़ेगा नहीं आपका, एक एक वर्ड, बस वो देखेगा कि हाँ बच्चा सिंसियर है, उसने अंडरलाइन की है। आगे वाली चीजों में देखिए आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर प्रेजेंट किया हुआ है। तो इंग्लिश का आप ऐसा मान के चलिए कि पेपर प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना अकाउंट्स में जरूरी होता है ना ये बिजनेस स्टडी में जरूरी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन जो जरूरी होती है वो इंग्लिश के अंदर होती है। तो ये थी एक आपकी टॉपर की आंसर शीट, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप थोड़ा सा और एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा बच्चे ने किस किस तरीके से किया है। एक सैंपल पेपर है, मैं 2 सैंपल पेपर आपसे शेयर कर दूंगा यहाँ पर कि कौन कौन से सैंपल पेपर हैं, इसके एक के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। तो 2 सैंपल पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, आप उसके एक बार टॉपिक्स पढ़ के चले जाइएगा। हो सकता है एक ना एक टॉपिक आपको कल के एग्जाम में मिल जाए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार रीड करके चले जाइएगा। इतना ये पार्ट हमारा रहा टॉपर की आंसर शीट का। एग्जाम से पहले हमारा क्या माइंडसेट होता है, 1 मिनट के लिए उसमें बात बता दो, फिर इंग्लिश की टीचर आपको बताएंगे कि थोड़ी सी डिटेल इसमें क्या करनी है। माइंडसेट ये है कि ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है,
कि इंग्लिश का पेपर है, पता नहीं कैसा होगा, टाइम से खत्म होगा या नहीं होगा, बोर्ड के पेपर देने की हैबिट हमें है नहीं। तो अगर आपने 3-3 घंटे के सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं अभी तक, टाइम बाउंड हो गए, तो आपका डर जरूरी है और होना भी चाहिए कि पेपर में क्या होगा। लेकिन जैसे एक बार आपका पेपर शुरू हो जाएगा और आप लिखना शुरू कर देंगे तो बाकी सारी चीजें काम डाउन, आपके नर्व्स वगैरह सब नॉर्मल हो जाएंगे और आप एक नॉर्मल पेपर लिख रहे होंगे जैसा आप स्कूल के अंदर लिख रहे हैं। कटिंग बहुत ज्यादा मत करना, आप ध्यान रखना, अपना आई कार्ड वगैरह जो लेके जाते हैं वो तो करना ही है आपको। कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, पेपर के अंदर पूरा पूरा पेज आपने काट दिया, पेज फाड़ दिया, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपका एडमिट कार्ड वो भी लेके जाइए, एक वैलिड आपकी आईडी वो भी लेके जाइए पेपर में, और बढ़िया पेपर करके आइए। जब एक बार आप आंसर नंबर लिखना शुरू कर देंगे, बार बार उस माइंड को चेंज मत करना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले देख लीजिए, मुझे आर्टिकल लिखना है तो कौन सा वाला लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है तो कौन सी वाली लिखनी है। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया फिर उसी पे फोकस करिए, बार बार चेंज मत करिएगा। ये मेरी कुछ टिप्स हैं आपको इंग्लिश के पेपर को लेकर, क्योंकि ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि आप सी और सीएमए वालों की वीडियो बनाते हो, तो 12th क्लास के बच्चों के लिए हर एक पेपर के लिए आपको स्ट्रेटेजी यहां पर मिल रही होगी। आगे बोर्ड्स के लिए मैंने आज ही बता दिया, तब इंग्लिश के टीचर आएंगे वो आपको समझाएंगे कि आगे कौन कौन से टॉपिक करने हैं। आ जाइए मैम, कौन सा सैंपल पेपर मार्क्स एक बार टॉपर्स आंसर शीट भी खोल लेंगे यहीं से। ये ऑन है ना मेरा? ठीक है। जैसा कि अभी आपको ऑलरेडी सर ने यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रूल्ड लाइन करके बच्चे ने अपना आंसर जो है वो एंड करा है। इससे क्या होता है, टीचर को समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे एंड हो रहा है और आपको यहाँ पर उनको अब मार्क्स देने हैं। इससे क्या होगा कि जब उनको याद रहेगा कि आपको यहाँ पे मार्क्स देने हैं, इसका मतलब वो मार्क्स देना आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। जैसे ही आपका एक आंसर खत्म होता है, वहाँ पर आप एक स्केल लेंगे, उससे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उससे ये आपका बेनिफिट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सर यहाँ पे बता चुके हैं कि ऑलरेडी अगर यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है आपके इस वाले पेज पे पर्टिकुलर, तो आप नेक्स्ट पेज पे उस चीज़ को स्टार्ट करें और नेक्स्ट पेज से उस चीज़ को यहाँ पे लिखना शुरू करें। इससे आंसर जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपका प्रेजेंट होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जैसे कि अब ये पहले का जो आंसर शीट है हमारे पास टॉपर की, तो उस टाइम पीरियड में आपको पता है कि नोट मेकिंग वॉज अ पार्ट ऑफ सेक्शन ए, पर अब ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में आपकी नोट मेकिंग आती हो। अब नोट मेकिंग जो है वो नहीं आती है। तो यहाँ पर फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अच्छी तरीके से केस बेस्ड स्टडी वाले भी जो आंसर्स हैं उनको भी प्रॉपरली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आगे अगर हम जाते हैं, अब एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बच्चे ने तब तक दूसरे सेक्शन पे ये मूव नहीं करे जब तक इन्होंने सेक्शन ए को कंप्लीट नहीं कर लिया, ठीक है। तो यही चीज आपको भी ध्यान में रखनी है, वेदर यू आर स्टार्टिंग विद सेक्शन ए और सी और बी व्हाटएवर, पर आपको जब एक बार आपने कोई एक सेक्शन शुरू कर दिया है तो उसको पूरा कंप्लीट करो, एंड करो, उसके बाद ही आपको कोई और सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि टीचर को बार बार शीट्स को यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, शीट्स को देखना नहीं पड़ेगा कि भाई आपका पर्टिकुलर सेक्शन का ये वाला आंसर आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कर देगी। आगे यहाँ पे सेक्शन सी है, जो कि आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, अराउंड 40 मार्क्स का ये आता है ना। और 40 मार्क्स अपने यहाँ पे ही एक तरीके से हाफ ऑफ 80 मार्क्स है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो ठीक है, आपने अभी तक कर लिया, जो भी रिवाइज वो सब ठीक है, पर अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बस के 2-4 चैप्टर ऐसे नहीं है जो आप कर पाओ, है ना, 2 चैप्टर मैं मान लेती हूँ ऐसे नहीं है जो आपसे हो पाए, तो आपके पास चॉइस रहती है, इंटरनल चॉइस आपको मिल जाती है कि आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहते हो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और नॉट, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस चीज़ के लिए स्किप कर सकते हो, पर हर चैप्टर का आपको बेसिक थीम, आइडिया, उसकी पोर्टिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस अगर उससे आ रहे हैं तो अगर वहाँ पे इंटरनल चॉइसेस आपकी काम नहीं भी कर रही हैं तो आप वहाँ पर उसको अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। क्वेश्चन आपको कोई सा भी नहीं छोड़ना है। आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर है वो बहुत लेंदी होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो बिल्कुल फ्लो में लिखते हुए चलना है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती नहीं करनी है, ठीक, चाहे आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट करें। आगे जैसे आपने देखा बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करा है, ठीक है। तो यहाँ से इससे क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि शी और ही हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हिज आंसर, ठीक है। तो उनको पता चल जाता है कि भाई इन्होंने
पूरे के पूरे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं वो अपने इस आंसर में इंक्लूड कर रखें। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लिटरेचर का पेपर लिखते हैं तो हम उसमें कभी भी आंसर पॉइंट्स में नहीं देते हैं, हम हमेशा उसमें पैराग्राफ में लिखते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन सच कीवर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखनी है चीज़। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे जब स्टार्ट किया है इन्होंने तो देखिए आप करीबन दूसरे पेज पे जाकर ये एंड हो रहा है ना, अराउंड इन्होंने 2 पेज का आंसर यहाँ पे लिखा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है आपको राइटिंग का, तो टाइम टेकिंग तो है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्रॉस कटिंग और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपने पेपर में। सेक्शन बी में जैसे यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है सेक्शन, तो इस चीज़ का यहाँ पे क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है। हालांकि अब एडवर्टीजमेंट तो आता नहीं है हमारे में, ठीक है, पर प्रेजेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये लेटर टू एडिटर है, देखो कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। हर एक लाइक सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद डेट के बाद एक लाइन छोड़ी है इन्होंने, फिर उसके बाद यहाँ पे रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ी है, फिर सर और मैडम लिख के सब्जेक्ट लिखा है। वेदर यू राइट सब्जेक्ट बिफोर सर और मैडम और आफ्टर सर ऑफ मैडम, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, आपको लिखना है बस और क्लियर एंड कट वे में लिखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वही सिंपल लाइन से यहाँ पे स्टार्ट करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको अपना आंसर और उसी तरीके से एकदम यहाँ पे क्लियर कट वे में एंड करना है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन भी रहती है, उसमें चॉइस रहती है कि आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर दो, चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर दो। अब नोट मेकिंग अगर आपकी आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग आ रही है तो उनमें से आप कोई सा भी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें भी चॉइस जो है वो आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो उसमें भी आपको चॉइस मिल जाती है। बस यही याद रखना है आपको, यहाँ पे सेक्शन ए एक साथ यहाँ पे कंप्लीटली अपलोड करना है, लिखना है। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे एक साथ कंप्लीट करना है और सेक्शन सी को एक साथ यहाँ पे कंप्लीट करना है। सेक्शन सी में से आपको पता है अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके के आते हैं यहाँ पर, जिसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें लिटरेचर पार्ट में जिसमें एक्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पहली बात तो वो तो हमेशा आते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करना होता है। वो पर्टिकुलरली ज़्यादातर पोम में से ही हमको देते हैं। उसके बाद अब 2 तरीके के क्वेश्चंस और आने लगे हैं बेटा। एक तो होता है हमारा डायरी एंट्री करना, है ना, पर्टिकुलर ऑथर ने ये राइटिंग लिखी है, इस बेसिस पे आपको ये राइटिंग कैसी लगी, इस चीज़ की आपको एक डायरी एंट्री फॉर्म करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का बन सकता है कि भाई लेटर लिखो, उस पर्टिकुलर जो भी ऑथर है उसको लेटर लिखो और बताओ कि आपको कैसा लगा उनकी ये राइटिंग को पढ़कर। लेट मी शो यू एग्जांपल। लुक, देखिए यहाँ पे डायरी एंट्री लिखने को बोला है। भाई जित कला वाली राइटिंग जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाली, उसी में से यहाँ पे डायरी एंट्री करने को बोला है। और इसी के ऊपर अगर मैं यहाँ पर चलती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बोला है मुझे कि भाई यहाँ पे आप क्या करो, लेटर लिखो, ठीक है, लेटर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लेटर लिखो कि आपको कैसी लगी इनकी जो पोम थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, 5-5 मार्क्स के आते हैं और आपको अच्छे से मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। 10 मार्क्स आपके यहाँ पर कहीं पे भी नहीं गए अगर आपने यहाँ पे समरी आपको अच्छी तरीके से पता है और जो भी टीचिंग्स आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर या पोम में से ली है और वो यहाँ पे आप लिख रहे हो, तो फिर इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूरे मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड नाउ अब जैसे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, आप बहुत सारे आप ऐसे बच्चे होंगे जिनका कल ये फर्स्ट एग्जाम है, तो बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आराम से आप जाओगे और फिर इजीली काम के साथ एकदम अपने आंसर्स को यहाँ पे लिखना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। आराम से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा टाइमली, बस आपको बिल्कुल भी नर्वस यहाँ पे नहीं होना है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड and that's it for this video.